वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। हेलो दोस्तों, मैं राजन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन ट्यूटर जीएस में। इस वीडियो के माध्यम से हम संविधान के 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि कई बार रिपीट हो चुके हैं, उस क्वेश्चन को लेके आए हैं। और इस वीडियो के पहले हम एग्ज़ाम से रिलेटेड कई टॉपिक के वीडियो ला चुके हैं, जैसे कि इतिहास का हो गया और विज्ञान हो गया, और लेखपाल की भी वीडियो ला चुके हैं। तो उसे देखने के लिए आपको बस इतना करना है कि मेरे चैनल में जाना है और इसके प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे प्लेलिस्ट में आल जी के जीएस को ओपन करके वहाँ पे आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी और सारी वीडियो आप एक साथ देख सकते हो। तो आज की वीडियो है संविधान से रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना को। संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। ठीक है, अब प्रस्तावना को ही संविधान की कुंजी भी कहा जाती है। ठीक है, संविधान प्रस्तावना की बात है तो प्रस्तावना में एक ही बार संशोधन किया गया है, वो भी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन 1976 में। ठीक है, और इसमें 3 शब्द नए जोड़े गए थे, जो कि समाजवादी हो गया, एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता। ये समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों शब्द इस संविधान संशोधन में 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे। ठीक है, तो संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को। ठीक, अब ऑप्शन देख लेते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर भी ऑप्शन भी देख लेते हैं एक लाइन से। देखिए, मूल कर्तव्य जो है, ठीक, वह भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क में वर्णित है। ठीक है, और इसे 42वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है, वो भी स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। ठीक, अब आते हैं मूल अधिकार पे। तो मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित है। ठीक है, और मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? तो 6 है मूल अधिकार की संख्या। नीति निर्देशक तत्व, एक नज़र इस पर भी डाल लेते हैं। तो नीति निर्देशक तत्व जो है वो भाग 4 के अनुच्छेद 36-51 के बीच वर्णित है। ठीक है, तो नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 अनुच्छेद में है। मूल अधिकार जो है वो 12 से 35 में है और मूल कर्तव्य 51 क में है। ठीक है, तो पहले का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? ठीक है, तो इसके पहले ही क्वेश्चन में मैं बता चुका हूँ कि मौलिक कर्तव्य की चर्चा किसमें की गई है? अनुच्छेद 51 क में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 51 क में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है। ठीक है, और इसे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। ठीक है, तो दूसरे का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 51 क में। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। भारत के संविधान के शिल्पकार कौन थे? कौन कहे जाते हैं? ठीक है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, आप लोगों को पता ही होगा। भारत के संविधान के शिल्पकार कौन कहे जाते हैं? कि इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब ऑप्शन देख लीजिए, बी एन राव जी भी संविधान में बहुत ही अपना महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। जैसे कि बी एन राव, इनको भारतीय संविधान का मॉडल, मतलब भारतीय संविधान के मॉडल
को तैयार इन्होंने ही किया था, BN राव ने। ठीक है। और राजेंद्र प्रसाद जी 11 दिसंबर 1946 को इन्हें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है। और अस्थायी अध्यक्ष पहले थे, फिर इनको 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू जी हैं जो, वो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। तो भारत के संविधान के शिल्पकार कौन कहे जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अब आते हैं चौथे क्वेश्चन पे। नागरिकों और विदेशियों को दोनों को प्राप्त है, इनमें से कौन सा अधिकार ऐसा है जो नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, विधिक अधिकार। ठीक है। नागरिकों और विदेशियों दोनों को विधिक अधिकार प्राप्त हैं। ठीक है। क्योंकि कानून की समझ में सब समान है, चाहे देशी नागरिक हो या विदेशी नागरिक। ठीक है। तो नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है कौन सा अधिकार? विधिक अधिकार, ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं पांचवें क्वेश्चन पे। दोस्तों, आप यह वीडियो हमारे ऑफिशियल चैनल ऑनलाइन ट्यूटर GS में देख रहे हैं। ठीक है। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर जरूर करें, इससे हमें मोटिवेशनल प्राप्त होती है। ठीक है। और हमें लगता है कि हमारी मेहनत रंग ला रही है। तो चलिए अब आते हैं पांचवें क्वेश्चन पे। कोई बिल मनी बिल है या नहीं, यह कौन निर्धारित करता है? दोस्तों, आपको पता लग ही गया होगा कि हमने किस टाइप के क्वेश्चन लिए हैं, तो इसका आंसर जरूर बताइए। कोई बिल मनी बिल है या नहीं, यह कौन निर्धारित करता है? तो ये करता है लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। पांचवें का आंसर हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष। तो जो मनी बिल है अर्थात कि वित्त विधेयक, ठीक है, इसे धन विधेयक के नाम से भी जाना जाता है। तो वित्त विधेयक जो है वो सर्वप्रथम लोकसभा में लाया जाता है। ठीक है। और ये जो धन विधेयक है या वित्त विधेयक, इसे अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया है। ठीक है। और धन विधेयक को फिर राज्यसभा में भेजा जाता है केवल 14 दिनों तक, और राज्यसभा केवल 14 दिनों तक ही रोक सकता है। ठीक है। अनुमोदन के लिए भेजा जाता है राज्यसभा में, वो केवल 14 दिन के लिए ही रोक सकता है उसे, किसी भी मनी बिल को। अब आते हैं दोस्तों छठवें क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस विधेयक के लिए राष्ट्रपति को उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेजे बिना अपनी स्वीकृति देनी पड़ती है? ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा वित्त विधेयक को। वित्त विधेयक ऐसा विधेयक है जिसे राष्ट्रपति को उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेजे बिना अपनी स्वीकृति देनी पड़ती है। ठीक है। वित्त विधेयक के बारे में इसके हम पहले क्वेश्चन में बता चुके हैं, पांचवें क्वेश्चन पे आप उसे ध्यान से देखिएगा। ठीक है। फिर से बता देता हूँ कि ये जो वित्त विधेयक है, ठीक है, ये सर्वप्रथम लोकसभा में लाया जाता है और उसके बाद अनुमोदन के लिए राज्यसभा में भेजा जाता है, और राज्यसभा केवल 14 दिनों तक ही उसे रोक सकता है। और ये जो वित्त विधेयक है इसे अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो जब तक आप जोड़ के नहीं पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक को जोड़ के आपस में पढ़ेंगे, तभी जाके आपको वो क्लियर होगा, याद रहेगा ज़्यादा देर तक। ठीक है। अब देखिए साधारण विधेयक जो है, ठीक, तो साधारण विधेयक को राष्ट्रपति पुनः विचार के लिए एक बार वापस कर सकता है, लेकिन इसी वित्त विधेयक को वापस नहीं कर सकता है पुनर्विचार के लिए, अपनी स्वीकृति उसे देना ही पड़ेगा। और वित्त विधेयक जो है, चलिए छोड़े, तो छठवें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वित्त विधेयक। अब आते हैं सातवें क्वेश्चन पे। कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो इसे करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। और इस जो पद है कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल, इस पद का सृजन अनुच्छेद 148 के अधीन किया गया था। ठीक है। अनुच्छेद 148 के अधीन किया जाता है। ठीक। और कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल मतलब कि CAG इसका शॉर्ट फॉर्म है। CAG सी से कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर। ठीक है। ये ऑफ है,
और हो गया कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल, ऐसे ऑडिटर जैसे जनरल। ठीक है, इस पद का सृजन अनुच्छेद 148 के अधीन किया जाता है। ठीक है, और CAG भारत सरकार के आय व्यय जांच करने का वाला सबसे बड़ा संस्थान है। ठीक है, और CAG को उसी रीति से हटाया जा सकता है जैसे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 7वें का ऑप्शन नंबर बी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब आते हैं 8वें क्वेश्चन पे। संसदीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है, तो इसका लक्षण क्या है? कार्यपालिका का विकेयिका के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व। संसदीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है कार्यपालिका का विकेयिका के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों यह संविधान का पहला पार्ट है। अगर आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि मैं एग्ज़ाम से रिलेटेड कई टॉपिक ला चुका हूँ, जैसे कि इतिहास हो गया और साइंस की वीडियो भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियो लाए हूँ, और क्वेश्चन भी बहुत ही ख़ास हैं, तो उन्हें देखना ना भूलिए। ठीक है, और उन्हें आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके एक साथ देख सकते हैं। आप वो दोस्तों वो सारे प्रश्न परीक्षा में लगातार आते रहते हैं, इसलिए आप उन्हें ज़रूर देखिए और वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिए। अगर थोड़ा सा भी पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अपने दोस्तों में या फिर एजुकेशनल कोई ग्रुप हो, फेसबुक, व्हाट्सएप, कहीं पे भी उसे शेयर ज़रूर किया कीजिए। ठीक है, अब आते हैं 9वें क्वेश्चन पे। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का उत्तरदायित्व होता है, ठीक है, किसके प्रति होता है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद का उत्तरदायित्व होता है किसके प्रति? लोकसभा के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति, या फिर प्रधानमंत्री के प्रति। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा के प्रति। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का उत्तरदायित्व होता है किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। 9वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं 10वें क्वेश्चन पे। दोस्तों ये क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। तो 10वां क्वेश्चन दोस्तों, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम पर न लगाना किस अधिकार के प्रति संरक्षण है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, शोषण के विरुद्ध। ठीक है, अब आते हैं इसमें देख लेते हैं दोस्तों, जैसे कि ये दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 में है। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, और शिक्षा का अधिकार 21 क में दिया गया है। ठीक है, जब तक आप एक साथ, अगर आपको कोई भी दिख रहा है तो इसका एक साथ देखिए कि मतलब जैसे कि ये हो गया प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसका हो गया अनुच्छेद 21, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 क। ठीक है, ऐसे जब तक नहीं करेंगे तब तक याद नहीं होगा, अनुच्छेद याद नहीं होने वाला है। ठीक है, ऐसे करके आप याद करो। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम पर न लगाना की सरकार के प्रति संरक्षण है, तो ये है शोषण के विरुद्ध, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं 11वें क्वेश्चन पे। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो रॉलेट एक्ट हुआ था 1919 में पारित हुआ था। ठीक है, तो रॉलेट एक्ट के बारे में कुछ जान लेते हैं हम लोग। तो ये एक्ट ऐसा था जैसे कि इस एक्ट के तहत बिना अपराध के जेल में किसी को भी बंद कर देते थे लोग। ठीक है, तो और ये 13 अप्रैल 1919 में भी जलियांवाला हत्याकांड भी हो गया था। ठीक है, जिसमें 379 निहत्थे भारतीयों की मौत हो गई थी। ठीक है, तो रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 1919 में, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं 12वें क्वेश्चन पे। राज्यसभा धन विधेयक को कितने समय तक रोक सकती है? तो दोस्तों इसका आंसर हम आगे के पहले क्वेश्चन में बता चुके हैं, फिर भी अगर आपने ध्यान से नहीं देखा होगा तो फिर इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 14 दिन। राज्यसभा धन विधेयक को कितने समय तक रोक सकती है? 14 दिन तक रोक सकती है अनुमोदन के लिए। ठीक है, अब आते हैं 13वें क्वेश्चन पे। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ठीक है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त
केंद्रीय मंत्री प्रश्न की मांग पर राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं, या फिर 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं, या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो हैं वो 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो जाए उसके तक अपने पद पर बने रहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बात करें 14वें क्वेश्चन पे। भारत में पहली बार सामान्य चुनाव कब हुए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1951 में। भारत में पहली बार सामान्य चुनाव कब हुए थे? 1951 में। ऑप्शन नंबर डी सही हो गया 14वें का। अब आते हैं 15वें क्वेश्चन पे। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास के साथ 13 अप्रैल 1919 किससे जुड़ा हुआ है? ठीक है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास के साथ 13 अप्रैल 1919 किससे जुड़ा हुआ है? दोस्तों, हम ऐसा एक क्वेश्चन लाए हैं जो बार बार आपस में ही रिपीटेड है। ठीक है, तो आप अगर ध्यान से सुने होंगे आगे का क्वेश्चन तो अपने आप आपको इसका आंसर मालूम चलता चला जाएगा। ठीक है, तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास के साथ 13 अप्रैल 1919 किससे जुड़ा हुआ है? तो ये है जलियांवाला बाग नरसंहार। इसके आगे वाले क्वेश्चन में हम बता चुके हैं, जैसे 11वें क्वेश्चन पे रॉलेट एक्ट वाले में कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें 379 निहत्थे भारतीयों की मौत हो गई थी। ठीक है, तो दोस्तों, हम इस चैनल के माध्यम से इसी तरह के वीडियो लाते रहते हैं जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो दोस्तों, हमारे चैनल ऑनलाइन ट्विटर जीएस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारी जितनी भी वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुँचे। और वीडियो से संबंधित कोई भी समस्या हो और या फिर आप कोई भी सुझाव देना चाहते हो आप वीडियो से रिलेटेड, तो हमें कमेंट में अपना सुझाव जरूर दें। अब आते हैं 16वें क्वेश्चन पे। सर्वोच्च न्यायालय ने, क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम बता दें कि ये क्वेश्चन जो है बहुत बार रिपीट हो चुका है, जो ये है कि संविधान के प्रस्तावना के मूल स्वरूप में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही बार रिपीट हो चुका है। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे के निर्णय में यह व्यवस्था की थी कि संविधान में प्रदत्त प्रस्तावना के मूल स्वरूप में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता? तो ये हुआ था केशवानंद भारती बनाम केरल वाले में मामले में ये हुआ था। ठीक है, और इसमें यह बात कही गई थी जैसे कि ये हुआ था 1973 में। ठीक है, तो प्रस्तावना में संशोधन संसद कर सकती है, यह बयान केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में कहा गया था। ठीक है, लेकिन ये भी कहा गया था कि संसद संविधान के मूल ढांचा में नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 16वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी केशवानंद भारती। ठीक है, अब आते हैं 17वें क्वेश्चन पे। वित्त आयोग का क्या कार्य है? तो वित्त आयोग का कार्य है संसाधनों के केंद्र और राज्यों के बीच बंटवारे पर निर्णय लेना। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वित्त आयोग का कार्य क्या है? संसाधनों के केंद्र और राज्यों के बीच बंटवारे का निर्णय लेना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, दोस्तों एक बार फिर कहता हूँ, अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी सुझाव हो या कोई भी प्रश्न में क्यूरी हो, प्रश्न के बारे में आप कुछ जानना चाहते हो या फिर कुछ आपको डाउट होता है, तो आप वीडियो को कमेंट जरूर करें, या फिर आपको कोई भी या फिर हमको मोटिवेट करना हो तो वो भी आप कर सकते हैं सर। तो कमेंट में ज़रूर लिखें कुछ ना कुछ। ठीक है, अब आते हैं 18वें क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, यह है। ठीक है, तो यह है अनुच्छेद 14 से 18 में। ठीक है, अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार दिया गया है। ठीक है दोस्तों, लाइए हम कुछ याद करा देते हैं, हम कुछ टॉपिक और देखते हैं। जैसे अनुच्छेद 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध या शोषण के खिलाफ जो है। ठीक है, और 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार।
और अनुच्छेद 29 से 30 में शिक्षा संस्कृति का अधिकार है, ठीक है। और अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का, ठीक है, इस संवैधानिक उपचार से रिलेटेड अनुच्छेद किए गए हैं अनुच्छेद 32 में। अब आते हैं 1900 क्वेश्चन पे। अंतर्राष्ट्रीय संधियों के भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है बिना किसी राज्य की सहमति से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 1900 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिना किसी राज्य की सहमति से। बात है दोस्तों, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में अगल बगल विरोधी कानूनी विषय का प्रावधान है? तो ये है 10वीं अनुसूची में, ठीक है। तो इसे आप बहुत ही अच्छे से याद करते हैं। 10वीं मतलब कि दल, 10वीं दल, 10वीं अनुसूची में गल बगल विरोधी कानून विषय का प्रावधान दिया गया है, ठीक है दोस्तों। और इस अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 20वें का ऑप्शन नंबर डी, 10वीं अनुसूची में, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों एक बार फिर आपसे छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा किया कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो आपको कैसा लगा ये आप कमेंट में ज़रूर बताइए हमको, हमें आपका इंतज़ार रहेगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।